अस्सलाम वालेकुम जी। माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान। आप जो हम 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है सांस की बीमारियों का, तो आज जो हम नेक्स्ट दो जो है वो डिजीज़ दो सांस की बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। एक का नाम हमारे पास क्या है, निमोनिया है, और एक का नाम हमारे पास अस्थमा, जिसे हम दमा कहते हैं। ठीक है, दोनों नाम जो है आपने सुने होंगे। तो आज इंशाल्लाह हम इनके ऊपर जो है वो पूरा लेक्चर कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास जो है फर्स्ट डिजीज़ आज की वो हमारे पास है निमोनिया। ठीक है, ये भी एक सांस की बीमारी है, लंग्स की डिजीज़ है हमारे पास निमोनिया। इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। निमोनिया इज़ द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। लंग्स के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, लंग्स के इन्फेक्शन को हम क्या कहते हैं, निमोनिया कहते हैं। अगर लंग्स के ऊपर इन्फेक्शन हो जाएगा, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उस डिजीज़ का नाम हमारे पास क्या होगा, निमोनिया। डबल निमोनिया भी कुछ लोगों को हो जाता है। इफ़ दिस इन्फेक्शन इफेक्ट बोथ लंग्स इट इज़ कॉल्ड डबल निमोनिया। अगर एक ही लंग्स किसी इंसान का जो है वो डैमेज हुआ है, उसको इन्फेक्शन हुआ, तो वो अकेला निमोनिया होगा। अगर उसके दोनों लंग्स को इन्फेक्शन हो गया तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डबल निमोनिया कहलाएगा। ये अपने फ़र्क याद रखना है। ठीक है, कॉमन काज इसकी जो है हमारे पास क्या है, किस वजह से ज़्यादातर जो है निमोनिया हो जाता है। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ निमोनिया इज़ अ बैक्टीरियम। एक बैक्टीरिया की वजह से जो है वो ज़्यादातर निमोनिया होता है। उस बैक्टीरिया का नाम हमारे पास क्या है, स्टेप्टोकोकस निमोनाई। निमोनाई स्टेप्टोकोकस निमोनाई जो है हमारे पास, वो उस बैक्टीरिया का नाम है, स्टेप्टोकोकस निमोनाई। ये आपने नाम याद रखना है, किस बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया होता है। सबसे जो आम वजह निमोनिया के होने की, वो एक बैक्टीरिया, उसका नाम स्टेप्टोकोकस निमोनाई है। अदर काजेज जो है हमारे पास, कुछ और भी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से जो है वो कुछ लोगों को निमोनिया हो सकता है। उसमें जो है वो अदर काजेज में हमारे पास जो है वायरल इन्फेक्शन होता है। कुछ लोगों को वायरस के अटैक की वजह से भी निमोनिया हो सकता है, खासतौर पर इन्फ्लुएंजा वायरस। जब जिन लोगों को इन्फ्लुएंजा वायरस अटैक करता है, उनके लंग्स को भी इन्फेक्शन हो जाता है, उन्हें निमोनिया हो जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस ऐसा वायरस जिसकी वजह से फ्लू होता है, नज़ला ज़ुकाम होता है, उस वायरस को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी जो है हमारे पास निमोनिया हो सकता है। दूसरा हमारे पास फंगल इन्फेक्शन है, फंगस के अटैक, फंजाई के अटैक की वजह से भी जो है वो लंग्स जो है वो ख़राब हो सकते हैं, उसे हम निमोनिया कहेंगे। मोड ऑफ इन्फेक्शन, मतलब इस इन्फेक्शन के अंदर जब ये इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके अंदर एक्चुअली होता क्या है, या ये इन्फेक्शन जो है निमोनिया का होगा कैसे। व्हेन द काजेटिव ऑर्गेनिज्म इंटर इनटू द एल्वेलाई दे सेटल एंड ग्रो इन नंबर। सबसे मेन खतरा जो होता है, आज आपको समझ आएगा कि डिजीज़ जो है वो इंसानों को इतनी ज़्यादा क्यों हो जाती है। उसमें मेन वजह क्या है, काजेटिव एजेंट, मतलब वो वाला ऑर्गेनिज्म जिसने ये वाली डिजीज़ काज करनी। फर्स्ट कर लें बैक्टीरिया स्टेप्टोकोकस निमोनाई जो है वो लंग्स के अंदर इंटर हो गया। अब हमारी बॉडी को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे अंदर जो है वो स्टेप्टोकोकस निमोनाई जो है वो बैक्टीरिया आ चुका है, इसने निमोनिया काज करना है। उसने एल्वेलाई में जाके सेटल डाउन, खामोशी से बैठ जाना है। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने नंबर्स बढ़ाने, ग्रो इन नंबर, अपनी पूरी तादाद उसने जो है वो बना लेनी, मतलब अपनी पूरी फौज जो है वो लंग्स के अंदर उसने पहले बना लेनी है। फिर पूरी फौज बनाने के बाद अचानक से उसने क्या करना है, लंग्स के ऊपर जो है वो अटैक कर देना है, और फिर हमें समझ नहीं आएगी हमारी बॉडी को हमारे साथ क्या हुआ है, और इंसान को क्या हो जाएगा, निमोनिया जो है वो निमोनिया हो जाएगा। अगर बॉडी को पता चल जाएगा स्टेप्टोकोकस निमोनिया बॉडी में इंटर हो गया है, तो फौरी तौर पर उसको मार देंगे वाइट ब्लड सेल। लेकिन कुछ बीमारियों के केस में ऐसा होता है कि जिस चीज़ ने बीमारी पैदा करनी होती है वो बॉडी में दाखिल हो जाती है और पता ही नहीं चलता बॉडी को। पहले वो अपनी पूरे नंबर्स में बढ़ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में बढ़ जाते हैं, फिर अचानक से अटैक करते हैं फौज बना के। ठीक है जी, तो इसमें भी ऐसे ही होता है। दे ब्रेक द लंग टिश्यू एंड द एरिया बिकम फिल्ड विद फ्लूइड एंड पास। ये क्या करेंगे, अपनी तादाद बढ़ाने के बाद जब लंग्स के ऊपर अटैक करेंगे तो ये लंग्स के टिश्यू को ब्रेक डाउन कर देंगे, वो एरिया जो है वो सारे का सारा फील्ड हो जाएगा, पस के साथ, पी के साथ, उसके अंदर फ्लूइड म्यूकस वगैरह जो है वो जमा हो जाएगा, इसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास सिम्टम्स हैं कि निमोनिया के कैसे किसी इंसान को हमें पता चलेगा कि उस इंसान को जो है वो निमोनिया हो गया। उसकी अलामात कौन सी, सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड कोल्ड, सर्दी का लगना, हाई फीवर, बहुत ज़्यादा सख्त बुखार का हो जाना, शिवरिंग, कांपना, कफ जो है वो खांसी आना, सुपुटम प्रोडक्शन, सुपुटम प्रोडक्शन होता है रेशा जैसे हम कहते हैं। ठीक है, बलगम आना, खांसी के साथ जो है बलगम आती है, रेशा आती है, उसे हम सुपुटम कहते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का रुक रुक के आना, सांस का जो है वो दुश्वारी होना सांस लेने में। ठीक है, तो ये सारी की सारी अलामात है जिनकी वजह से जो है वो निमोनिया जो है वो शो हो जाता है। ठीक है, स्किन कलर उसमें जो है वो सबसे मेन अलामत ये होती है निमोनिया में, स्किन कलर चेंज हो जाता है। द पेशेंट स्किन कलर में चेंज एंड बिकम डस्की एंड पर्पलिश। जो स्किन कलर होगा जो उसका वैसे पेशेंट का, मरीज़ का, वो जो स्किन कलर होगा वो डस्की हो जाएगा, जैसे मिट्टी का कलर होता है उस तरह का ये पर्पलिश हो जाएगा उसका कलर। ठीक है, पर्पलिश कलर क्यों हो जाएगा उसका, क्योंकि इट इज़ ड्यू टू द पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड। ये इसलिए वजह से होगा क्योंकि अब जो है वो उसके लंग्स के अंदर जो है वो रेशा जमा हो गया है, सुपुटम प्रोडक्शन हो गई है, म्यूकस जमा हो गया है, जिसकी वजह से वो वहाँ की नालियाँ तंग हो गई हैं और बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो सही तरह से जो है वो इंटर नहीं हो रही, जिसकी वजह से पुअर
ऑक्सीजनेशन होने की वजह से, हमारी बॉडी में पुअर ऑक्सीजन होने की वजह से बॉडी का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, पर्पलिश हो जाएगा, बॉडी का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक अलामत होती है किसकी, निमोनिया की। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो प्रिवेंशन है कि निमोनिया से जो है वो कैसे बचा जा सकता है। अभी निमोनिया लोगों को हुआ नहीं, प्रिवेंशन में होता है बचना, मतलब उससे अभी हुआ नहीं, उस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। तो वैक्सीन आर अवेलेबल टू प्रिवेंट द निमोनिया काज बाय एस निमोनाई, एस मीन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, मतलब वैक्सीन अवेलेबल है, बचपन में अगर वैक्सीनेशन करवा ली जाएगी, वैक्सीन ले ली जाएगी तो ज़िंदगी में कभी भी निमोनिया नहीं होगा। ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, अगर किसी इंसान को जो है वो निमोनिया हो गया फिर उसका इलाज कैसे करना है, ठीक है। एंटीबॉडीज़ आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ निमोनिया। कुछ हमारे पास मेडिसिन होती हैं, उन मेडिसिन का नाम होता है एंटीबायोटिक्स। ऐसी मेडिसिन जो कि बैक्टीरिया को मारती है उसका नाम एंटीबायोटिक्स होता है। तो एंटीबायोटिक्स जो है हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। फैटल डिजीज़ है ये, फैटल मीन क्या होती है, मोहलक, खतरनाक, मतलब इससे जो है वो जानलेवा है, इससे लोगों की जो है वो डेथ हो सकती है इस बीमारी से। पीरियड टू द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स 1/3 ऑफ द निमोनिया पेशेंट्स डाई फ्रॉम इन्फेक्शन। वो कहता है कि जब तक जो है वो एंटीबायोटिक्स इसके खिलाफ मेडिसिन नहीं बनी थी तो उसमें क्या होता था कि अगर 3 लोगों को निमोनिया हो गया तो उसमें से जो है वो एक बंदा जो है वो लाजमी मर जाना है इस इन्फेक्शन से, जब तक ये इसके खिलाफ जो है मेडिसिन नहीं बनी थी। तो उसमें 3 लोगों में से एक जो है वो इंसान की डेथ जो है वो निमोनिया की वजह से हो जाती थी। हमारे पास डायग्राम दिखाई गई है जो निमोनिया की, आपको निमोनिया की डायग्राम जो है वो नज़र आ रही होगी कि एल्वुलाई देखें, ये नॉर्मल एल्वुलाई ऐसे होते हैं, लेकिन जब निमोनिया हो जाता है तो एल्वुलाई के आप कंडीशन देख सकते हैं कि उसके अंदर म्यूकस ही म्यूकस जमा हुआ है, जिसकी वजह से वो उसकी सारी की सारी दीवारें जो है वो तंग हो गई हैं, नैरो हो गई हैं और सांस लेने में दुश्वारी होगी और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर, ठीक है। ये आप डायग्राम ध्यान से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास दूसरी आज की डिजीज़ है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा, जिसे हम दमा कहते हैं। बहुत से लोगों को जो है वो दमा होता है, अस्थमा की जो है वो कंडीशन होती है। अब अस्थमा क्या होता है, हमारे पास इंट्रोडक्शन की बात कर लें तो अस्थमा इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी, जो एक एलर्जी की एक शक्ल है। ये वो बीमारी आप इसे नहीं कह सकते या कह भी सकते हैं, लेकिन ये एक एलर्जी जो है वो एक एलर्जी की टाइप है। एलर्जी जो है एलर्जी की फॉर्म है अस्थमा, ठीक है। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, मतलब जब एलर्जी ये अस्थमा के लोगों को होता है तो उनमें क्या होता है, देयर इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ अ ब्रोंकाई, इसमें जो ब्रोंकाई होती है उसमें जो है वो सोजिश हो जाती है, मतलब ब्रोंकाइटिस भी उनको हो जाएगा जिनको अस्थमा होगा, ठीक है। मोर म्यूकस प्रोडक्शन, जो ब्रोंकाई होगा उसके अंदर रेशा वगैरह जो है बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, ठीक है। नर्विंग ऑफ एयरवे, जिसकी वजह से जो हवा की नालियाँ हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, तंग हो जाएंगी, ब्रोंकाई सूज जाएगी, म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, बलगम वगैरह ज़्यादा हो जाएगी, नर्विंग ऑफ एयरवे जो है वो हवा की नालियाँ क्या हो जाएगी, तंग हो जाएंगी। तो अस्थमा के मरीज़ के अंदर ये वाली चीज़ें जो है वो हो जाती हैं, ये इफेक्ट्स होते हैं अस्थमा के। नेक्स्ट हमारे पास सेंसिटिविटी है कि हर पेशेंट जो अस्थमा का मरीज़ होता है वो बड़ा सेंसिटिव होता है। किस हवाले से वो बड़ा सेंसिटिव होता है, इन अस्थमा पेशेंट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बिकम सेंसिटिव टू द डिफरेंट एलर्जन। अस्थमा ज़्यादातर उन लोगों को होता है जब वो कोई चीज़ एक बार बार चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उनसे उन्हें क्या होती है, एलर्जी हो जाती है। मतलब आपको कोई एक इंसान जो है बार बार तंग करता है तो आप उससे जो है वो उकता आ जाते हैं, उससे आपको एलर्जी हो जाती है कि मुझसे दूर रहो, ठीक है। ऐसे इंसान की बॉडी को जब कोई बार बार चीज़ तंग करती है, बार बार वो चीज़ अंदर जाती है तो उससे उसकी बॉडी उकता आ जाती है, तंग आ जाती है, उससे उससे कोई एलर्जी हो जाती है, फिर उसके खिलाफ वो क्या हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है, ठीक है। तो वो उन चीज़ों का नाम क्या होता है, एलर्जन होता है। जिस वजह से एलर्जी होनी है, जिन चीज़ों की वजह से उनका नाम क्या होता है, एलर्जन। तो एलर्जन को जैसे ही बॉडी ने देखना है या सूंघना है उसे, तो वो उसके खिलाफ क्या करेगी, सेंसिटिव हो जाएगी, रद्द अमल देगी, ठीक है। व्हेन एक्सपोज टू एनी of such allergen the sensitive airway show immediate and excessive response of constriction। जैसे ही उसका किसी सामना किसी एलर्जन से होता है बॉडी का, तो जो हवा की नालियाँ होती हैं वो फौरी तौर पर रिस्पॉन्स देती है, रद्द अमल करती हैं और वो सुकड़ जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, कंस्ट्रक्शन दे देती हैं। इन दिस कंडीशन द पेशेंट फील डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, और फिर उस मरीज़ को सांस नहीं आ रही होती, ठीक है। अक्सर लोगों ने जो है वो बोतल रखी होती है पानी की अपने साथ, ठीक है, देखा होगा आपने। तो वो बोतल उन्होंने इसलिए रखी होती है क्योंकि वो अस्थमा के मरीज़ होते हैं, दमा होता है उन्हें, ठीक है। जैसे ही उन्हें कोई एलर्जी, मतलब किसी को डस्ट से एलर्जी है तो वो डस्ट जब उनके अंदर जाती है तो उनकी हवा की नालियाँ जो है वो क्या हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं। तो इसलिए वो फिर पानी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ताकि हवा की नालियाँ जो है वो डायलेट हो जाएँ, खुल जाएँ, ठीक है। तो वो जो है वो उनको ये वजह होगा। अब एलर्जेंस क्या होते हैं हमारे पास, उसकी बात कर लेते हैं। द एजेंट डैट काज एलर्जी आर कार्ड एलर्जन, वो वाली चीज़ें जिन्होंने जो है वो एलर्जी काज करनी है, जिनकी वजह से एलर्जी होती है, उनको कहते हैं एलर्जन कहते हैं। एग्जांपल्स की बात कर लें, हमारे पास डस्ट, मिट्टी के ज़र्रात, स्मोक, धुआं, परफ्यूम और पोलन्स। पोलन्स कहते हैं हम ये फूल वगैरह के अंदर जो है वो वाइट वाइट से दाने होते हैं, देखा हो कभी आपने, तो उन्हें हम पोलन्स कहते हैं। कुछ लोगों को परफ्यूम से एलर्जी होती है, ठीक है, परफ्यूम उनके सामने इस्तेमाल करें तो उनकी सांस का मसला होता है, उन्हें सांस नहीं आ रही होती। बहुत से लोगों ने आप देखा होगा घर में भी
बहुत से कुछ लोग घर में होते हैं, कुछ लोग बुजुर्ग वगैरह के, उनके सामने परफ्यूम यूज़ किया जाए तो उन्हें सांस में जो है मसला होता है, वो कहते हैं हमारे सामने परफ्यूम ना इस्तेमाल करें, ठीक है। तो आपको भी ये कॉमन सेंस है कि आप ज़्यादा परफ्यूम ना यूज़ किया करें, बहुत ज़्यादा सेंट वाला, बहुत ज़्यादा जो खुशबू वाला परफ्यूम नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो जो खुशबू होती है हमारी बॉडी में जाती है, हमारे लंग्स को जाके इफेक्ट करती है और दमे का जो है वो मरीज़ बंदा बन सकता है। तो कम खुशबू वाला जो है वो, ये कम इतनी तेज़ वाली खुशबू वाला जो है वो यूज़ परफ्यूम नहीं करना है, या आप जो है वो परफ्यूम यूज़ ही ना करें। नेक्स्ट जो है हमारे पास सिम्टम्स हैं जी, कि अस्थमा की जो है वो सिम्टम्स जो है हमारे पास क्या होती हैं। द सिम्टम्स ऑफ अ अस्थमा वेरी पर्सन टू पर्सन। ये किसी इंसान के अंदर मुस्तकिल सिम्टम नहीं होती है, एक इंसान के अंदर अस्थमा की कोई और सिम्टम होती है, दूसरे इंसान के अंदर उसकी सिम्टम जो है वो और होती हैं, लेकिन चंद एक कॉमन सिम्टम जो है वो लिखी गई हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का रुक रुक के आना, ये उसकी पहली अलामत होती है। वीजिंग, वीजिंग कहते हैं सीटी की आवाज़ आना, सीटलिंग को, ठीक है, कि जब इंसान सांस लेगा तो उसके साथ एक सीटी की आवाज़ आएगी, ठीक है, तो उसे हम वीजिंग कहते हैं। कफ, खांसी का आना, चेस्ट टाइटनेस, उसकी जो चेस्ट होगी उसके ऊपर एक दबाव सा उसे जो है वो महसूस होगा अस्थमा वाले पर। ट्रीटमेंट इसका कैसे किया जा सकता है। द केमिकल with ability to dilate the bronchi and bronchioles are used in the treatment of अस्थमा। ऐसे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जिनके अंदर सलाहियत होती है कि वो हवा की नालियों को जाके ओपन कर सके, डायलेट कर सके, खोल सके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को, ठीक है। सच मेडिसन इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स। आपने नाम सुना होगा इनहेलर्स, वो जो दमा के मरीज़ होते हैं मुंह के करीब इनहेलर्स करते हैं, वो फिर इनहेलर्स के अंदर केमिकल्स होते हैं वो हवा की नालियों को ओपन कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें दोबारा जो है वो सांस आ जाती है, ठीक है। तो इसका कोई मुस्तकिल इलाज नहीं होता, इनहेलर्स ही यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। जिन लोगों को अस्थमा हो जाता है उसका मेन हल यही है कि जिस चीज़ से अस्थमा है, जिस चीज़ से लोगों को एलर्जी है, उस मतलब किसी को डस्ट से एलर्जी है तो उसे चाहिए कि वो डस्ट से दूर रहे, ताकि उसके सांस में कोई मसला मसाइल ना हो। ये आप डायग्राम्स देख रहे हैं जी, हमारे पास जो है वो सांस की जो नालियाँ आप देख सकते हैं कि नॉर्मल जो है हमारे पास इस तरह होता है, लेकिन अस्थमा के अंदर जो है वो कंडीशन आप चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर जो है वो येलो कलर का म्यूकस जो है वो जमा हो गया और बहुत ज़्यादा हवा की नाली तंग हो गई और सांस लेने में क्या होगी, दुश्वारी होगी। ये डायग्राम आप ध्यान से देख सकते हैं। इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाया जा रहा है कि जो है वो इनहेलर्स यूज़ किया जा रहा है। इनहेलर्स जो है वो ये आपको डायग्राम के अंदर यूज़ किया जा रहा है, इनके ये इनहेलर होता है, ठीक है। ऐसे ही किसी पेशेंट को जो है वो अस्थमा की कंडीशन जो है वो शो होती है तो वो इनहेलर यूज़ कर लेता है। इसके अंदर केमिकल्स होते हैं जो हवा की नालियों क्या कर देते हैं, डायलेट ओपन कर देते हैं। तो इनहेलर जो है वो अस्थमा के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उम्मीद है जी आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई मसला मसाइल हो तो आप मैसेज करके आंसर पूछ सकते हैं।